हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम नेट्रम कार्बोनिकम मेडिसिन पढ़ेंगे एलेंस की नोट से। पहले हम इसको नोट से देख लेते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जो आपको रिटन पर्पस और वाइवा पर्पस दोनों से इम्पॉर्टेंट है। देन हम इसको एलेंस की नोट से देखेंगे। तो सबसे पहले इसका कॉमन नेम होता है कार्बोनेट ऑफ सोडा, ठीक है। और इसके प्रूवर थे डॉक्टर हेनीमैन सर। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसका जो पेशेंट होता है वो ल्यूकोफ्लैग्मेटिक होता है। अब ल्यूकोफ्लैग्मेटिक वर्ड को समझते हैं। ल्यूकोफ्लैग्मेटिक का मतलब होता है फेयर, फ्लैबी एंड फैटी। मतलब पेशेंट गोरा होगा, फ्लैबी होगा और मोटू होगा, फैटी, ठीक। अब हम थर्मल देख लेते हैं। चिली का क्या मतलब होता है कि पेशेंट को ठंड वाली चीज़ों से दिक्कतें होंगी, तो पेशेंट और उसको ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी, तो हम कहते हैं पेशेंट का थर्मल चिली है। पेशेंट का माइज्म सोरा होने वाला है, तो नेट्रम कार मेडिसिन हम देख रहे हैं और उसका मियाज्म क्या है, सोरा है। अब हम हमारे लिए देखिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। इसका फीमेल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए नेट्रम्यूर तो एज अ होल मेडिसिन आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में लिखने को, बट नेट्रम कार्ब की बात करते हैं तो उसके फीमेल का आने के चांसेस ज़्यादा है कि उससे फीमेल पूछी जाती है। जैसे काफ़ी मेडिसिन होती है उनका बेबी पूछा जाता है, सिमिलरली इसकी फीमेल पूछी जाती है। तो पहले हम एक एक करके, अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, इसको हम अब एलेंस की नोट से देख लेते हैं। सी नेट्रम कार्ब, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट ऑफ सोडा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट ऑफ सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। विद अवर्जन टू ओपन एयर, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जिनको ओपन एयर से दिक्कत है। आप पल्सरटेला में क्या देखते हो कि पेशेंट को वार्म रूम में दिक्कत है, ओपन एयर में आराम मिलता है। यहाँ बिल्कुल उल्टा है कि पेशेंट को ओपन एयर से दिक्कत है और उसको एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना ही फिजिकल एक्सरसाइज ना ही मेंटल। जैसे हम मेंटली दिमाग पर जोर डालते हैं तो पर्सन को वो भी पसंद नहीं है, और फिजिकल एक्सरसाइज भी पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है। इनेबिलिटी टू थिंक और परफॉर्म एनी मेंटल एफर्ट, तो पर्सन में सोचने समझने की एबिलिटी ही नहीं है, ठीक। तो पर्सन में क्या है कि सोचने समझने की एबिलिटी नहीं है, कोई भी मेंटल टास्क नहीं कर सकता, ठीक है, दिमाग पे जोर नहीं दे सकता ज़्यादा। कॉजेज हेडेक, तो अगर वो पर्सन जो है वो अगर दिमाग पे जोर देता है तो उसको क्या हो जाता है, हेडेक हो जाता है। Feels stupefied as if he tries to exert himself. कॉम्प्रीहेंशन स्लो, डिफिकल्ट एंड इम्बेसिलिटी। स्टूपीफाइड का क्या मतलब होता है कि अगर पेशेंट खुद पे जोर डाल के मेंटल एफर्ट करने की कोशिश करता है या फिजिकल एफर्ट करने की कोशिश करता है तो उसको क्या हो जाती है, वीक फील होता है, ठीक है। तो उसको वीकनेस हो जाती है अगर वो मेंटली दिमाग पर जोर डालता है या फिर फिजिकली जोर डालता है तो। कॉम्प्रीहेंशन स्लो मतलब धीमे धीमे अंडरस्टैंड करता है, वो चीज़ों को एकदम से ग्रास्प नहीं कर पाता, तो उसका स्लो अंडरस्टैंडिंग है, डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग है एंड इम्बेसिलिटी देखने को मिलता है। इम्बेसिलिटी मतलब फुलिशनेस या स्टूपिडिटी पेशेंट में देखने को मिलती है। इनटॉलरेबल मेलनकली एंड एप्रीहेंशन, तो पर्सन में क्या है, इनटॉलरेबल मेलनकली मतलब एक उदासीनता भरी हुई है, ठीक। वो उस उदासीनता को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और बहुत ज़्यादा पर्सन सोचता है, ठीक है। इतना ज़्यादा सोचता है जैसे आप कहो ओवर थिंकिंग। तो एप्रीहेंशन मतलब अत्यधिक सोचना। इज होली ऑक्यूपाइड विथ सैड थॉट्स, और पूरे टाइम सैड थॉट से घिरे रहता है। सी ये जो नेट्रम कार्ब होती हैं, नेट्रोम्यूर होती हैं, ये वही सैडनेस वाली मेडिसिन हैं अकॉर्डिंग टू एलेंस की नोट।
अटैक्स ऑफ एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, तो पेशेंट को एंजाइटी के अटैक्स आते हैं, बहुत चिंता होती है, अटैक्स आते हैं एंजाइटी के, और साथ साथ रेस्टलेसनेस रहती है, मतलब पेशेंट एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, मेंटली भी उसका दिमाग इधर उधर जाता रहेगा एंड फिजिकली भी पर्सन का दिमाग इधर उधर घूमता रहेगा। तो अटैक्स ऑफ एंजाइटी और रेस्टलेसनेस उसको कब रहती है? ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, जब कोई तूफान आया होता है तो पर्सन को अटैक्स आने लगते हैं, जैसे ही कोई तूफान आ गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या पेशेंट को एंजाइटी के अटैक्स आ रहे हैं, रेस्टलेसनेस रह रही है। सेम हमें फॉस्फोरस में भी सिम्टम देखने को मिलता है। एंड एग्रावेट्स फ्रॉम म्यूजिक, इसकी ये जो एंजाइटी है, रेस्टलेसनेस है, ये म्यूजिक से और बढ़ जाती है, एग्रावेट हो जाती है। सेम सिम्टम सैबेडिल्ला में भी देखने को मिलता है। नाउ ग्रेट डेबिलिटी कॉज्ड बाय हीट ऑफ समर, तो पर्सन में क्या बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है। कैसे? ग्रेट डेबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस रह रही है हीट ऑफ समर की वजह से, जो गर्मी के मौसम में जो गर्मी पड़ती है उस वजह से पेशेंट बहुत वीक हो जाता है। सेम हमें एंटिम क्रूड में भी सिम्टम देखने को मिलता है। एग्जॉशन फ्रॉम लीस्ट एफर्ट्स, तो ज़रा सा भी पर्सन मेहनत करता है, जैसे मैंने आपको इसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया था, तो ज़रा सा भी मेंटल एफर्ट करने पर पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट, खुद को बहुत थका हुआ महसूस करता है। मेंटल और फिजिकल, मतलब या तो वो मतलब कोई भी वो एफर्ट करेगा मेंटली फिजिकली तो उसको एकदम से एग्जॉशन हो जाएगा, ठीक है, मेंटली एफर्ट करेगा तो मेंटल एग्जॉशन, मेंटली बहुत थक जाएगा, फिजिकल करेगा तो फिजिकल एग्जॉशन हो जाएगा, फिजिकली बहुत थक जाएगा। रेडी टू ड्रॉप आफ्टर अ वॉक, तो पर्सन देखो एक वॉक भी नहीं कर पा रहा है, वॉक करने के बाद उसकी गिरने की कंडीशन हो जाती है। नाउ ये बहुत की नोट सिम्टम है क्रोनिक इफेक्ट्स ऑफ सनस्ट्रोक। अगर क्रॉनिक मतलब पुराने इफेक्ट्स सनस्ट्रोक के देखने को मिल रहे हैं तो नेट्रम कार्ब आपको पता होनी चाहिए। देखिए नेट्रम कार्ब का ये सिम्टम ज़रूर पूछा जाएगा वाइवा में, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ सनस्ट्रोक। Chronic effects of sunstroke now with return of hot weather suffers from headache, तो जैसे ही हॉट वेदर वापस आता है, जैसे गर्मियों का मौसम शुरू होता है वैसे ही पर्सन को हेडेक्स होने लगते हैं, तो बहुत सर में दर्द रहता है। इमेसिएशन विथ पेल फेस, इमेसिएशन मतलब कमजोरी, पतला होना, और फेस कैसा रहेगा? पेल रहेगा, ठीक, एंड ब्लू रिंग्स रहेगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस पेल विथ ब्लू रिंग्स अराउंड द आईज, तो इसकी आंखों के आसपास क्या ब्लू कलर की रिंग्स रहती हैं। पीपल्स डायलेटेड, पीपल्स कैसे रहते हैं? इसके जो पीपल्स होते हैं वो डायलेटेड रहते हैं, डार्क कलर का यूरिन आता है। एनेमिक पर्सन है, ये भी नेट्रम कार्ब भी एनेमिक है, नेट्रम म्यूर भी एनेमिक है। मिल्की, इसका जो यूरिन है वो डार्क कलर का आ रहा है, एनेमिक पर्सन है। मिल्की वाटरी स्किन एंड ग्रे डेबिलिटी, तो इसकी स्किन कैसी रहती है? मिल्की वाटरी स्किन रहती है और बहुत ज़्यादा इसमें कमज़ोरी या वीकनेस देखने को हमें मिलती है। अवर्जन टू मिल्क, डायरिया फ्रॉम इट, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पर्सन को मिल्क पचता नहीं है, ठीक है, उसको मिल्क पसंद भी नहीं है, और अगर वो मिल्क पी लेती है तो उसको डायरिया हो जाता है। नाउ कमिंग टू द हेडेक फ्रॉम स्लाइटेस्ट मेंटल एक्सर्शन, तो ज़रा सा भी पेशेंट मेंटल एक्सर्शन कर लेती है तो उसको क्या? हेडेक हो जाता है, सर में दर्द होने लगता है। फ्रॉम सन और वर्किंग अंडर अ गैस लाइट, धूप में काम करने से या गैस लाइट में काम करने की वजह से पेशेंट को हेडेक हमें देखने को मिलता है। विद टेंशन इन नेप ऑफ नेक और ऑसिपुट बिफोर मेंसेस, तो अब देखो हेडेक में कैसा सेंसेशन आता है, ये तो हमारा कॉज हो गया कि सन में वर्क करने से या गैस लाइट में वर्क करने से क्या हो जाता है? पेशेंट को हेडेक हो जाता है, दिस इज द कॉज, या फिर स्लाइट मेंटल एक्सर्शन से। अब सेंसेशन कैसी आती है? तो ये सेंसेशन आपको याद रखनी है।
सेंसेशन ऐसी आती है जो आपका जैसे ये गर्दन का पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है, तो इस हिस्से में क्या, और ये जो आपका सर का पीछे वाला हिस्सा है ये ऑसिपिट रीजन कहलाता है। तो यहाँ पर बहुत खिंचाव रहता है, टेंशन रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा खिंचाव रहेगा, तनाव रहेगा। और ऐसा हेडेक जो नेप ऑफ नेक और इस तरीके की सेंसेशन वाला कब होता है, बिफोर मेंसेस, मेंसेस से पहले। हेड फील्स टू लार्ज, इसको लगता है जैसे इसका हेड बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और ये फट जाएगा। हेड फील्स टू लार्ज एज इफ इट वुड बस्ट। फेस, अब फेस याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फीमेल लिखने को आएगी तो आपके पास पॉइंट्स भी तो होने चाहिए लिखने को। तो उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2 पेज तो भरेंगे ही ना, तो उसमें फेस भी याद रखिएगा। फेस पेल विद ब्लू रिंग्स अराउंड द आईज, तो पर्सन का फेस पेल रहता है आंखों के आसपास। जैसे कोई आप देख रहे हो डिप्रेशन का पेशेंट है, एनीमिक है, और उसकी आंखों के आसपास क्या ब्लू कलर के रिंग्स आ गई हैं, और आईलिड्स भी सोलन है, सूजी सूजी आंखें, ठीक है, तो वही वाला इसका हिसाब है, तो याद रखिएगा। नाउ कैट्रा, थ्रोट में कैट्रा देखते हैं, मतलब एक्सेसिव म्यूकस आना। एक्सटेंड्स फ्रॉम पोस्टीरियर नेयर्स एंड द थ्रोट। देखिए पोस्टीरियर नेयर्स क्या होती हैं, जैसे कि ये नाक हो गई, ठीक है, ये मुंह हो गया, तो ये और ये क्या हो गया, गला, इधर थ्रोट हो गया। तो इधर क्या होती हैं आपकी पोस्टीरियर नेयर्स होती है, और आगे की तरफ क्या होती है, एंटेरियर नेयर्स होती है। तो इसका जो कैट्रा होता है, मतलब जो एक्सेसिव म्यूकस आ रहा है, मतलब जो पोस्टीरियर नेयर्स की म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ से भी एक्सेसिव म्यूकस आता है, थ्रोट से एक्सेसिव म्यूकस आता है, और पेशेंट को हॉकिंग करना पड़ता है, मतलब जैसे करता है ना वो चीज़, हॉकिंग करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस आता है थ्रोट से। प्रोफ्यूज डिस्चार्ज ड्यूरिंग द डे, तो बहुत ही ज़्यादा, एक तो थिक म्यूकस है और साथ ही साथ दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिन के टाइम पे आ रहा है, और जबकि रात में बिल्कुल रुक जा रहा है, नाक बंद हो जा रही है, मतलब म्यूकस आना ही बंद हो जा रहा है। तो सेम सिम्टम नक्स वोमिका में भी देखने को मिलता है। ड्रॉपिंग्स इनटू द थ्रोट फ्रॉम पोस्टीरियर नेयर्स, तो पोस्टीरियर नेयर्स से जो इसका कैट्रा है ना, या कहूँ म्यूकस है, वो इसके थ्रोट में चला जाता है, तो पोस्टीरियर नेयर से थ्रोट में इसका म्यूकस जा रहा है। अब ये हो गया कि हम कह रहे हैं पोजीशन क्या होती है, ठीक है, कैटरा की किधर किधर होता है। अब हम देख रहे हैं कि म्यूकस का कैरेक्टर क्या होता है, तो थिक, येलो, ग्रीन, ऑफेंसिव, मतलब बदबूदार होता है बहुत ज़्यादा, मस्टी, हार्ड डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, और एक हार्ड डिस्चार्ज जैसे कि वैसलिन या पैराफिन होता है वैसा इसकी नोज से निकलता है। ओफन सीजिंग आफ्टर अ मील, तो क्या कि मील के बाद जैसे कुछ खा पी लेगा तो वो रुक जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बियरिंग डाउन एज इफ एवरीथिंग वुड कम आउट, मतलब इसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पर एक भारीपन सा रहता है और इसे कंटिन्यूअली उसको पुश करती रहती है, वहाँ पर जोर लगाती रहती है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ निकलने वाली है, ठीक है। जैसे चाइल्ड बर्थ के दौरान कॉन्टिन्यू पुशिंग करना पड़ता है, तो वही सेंसेशन इसके पास इसको फील होता है, ये कॉन्टिन्यूअली स्ट्रेन कर रही होती है, एक हैवीनेस इसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पर बनी रहती है, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ बाहर आ रही है, जैसे कोई चीज़ बाहर आ जाएगी। तो हैवीनेस रहती है, मैंने बता दिया, एंड देखिए हैवीनेस रहती है और आराम बढ़ कैसे रही है, बैठने की वजह से, सिटिंग से क्या बढ़ रही है, एंड मूविंग से पेशेंट को यहाँ पर एमेलियोरेशन है, आराम मिल रहा है। नाउ डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस फ्रॉम वजाइना आफ्टर एन एम्ब्रेस, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस आता है वेजाइना से आफ्टर एन एम्ब्रेस, कॉजिंग स्टरिलिटी, जिससे क्या हो जाता है, स्टरिलिटी हो जाती है। इसका भी हम नोट्स में से देखेंगे कि स्टरिलिटी का क्या रीज़न होता है नेट्रम कार्ड में। एक्सट्रीमिटीज ईजी डिसलोकेशन एंड स्प्रेनिंग ऑफ एंकल, तो इसकी एंकल जो होती है
वो ईजिली डिसलोकेट हो जाती है या उसमें जल्दी से मोच आ जाती है। तो सेम हमें लीडम पाल में भी देखने को मिलता है। सो वीक दैट इट गिव्स वे फुट बैंड्स अंडर, तो इसका जो पैर है वो भी बहुत जल्दी से क्या मुड़ जाता है, इतनी ज़्यादा ये कमज़ोर होती है। तो कार्ब एनिमलिस और नेट्राम्यूर में सेम सिम्टम है, देखने को मिल रहा है। म्यूजिक से एग्रवेशन है, सन में एग्रवेशन है, एक्सेसिव समर हीट से भी पेशेंट को एग्रवेशन रहता है, मतलब उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। मेंटल एक्सर्शन में ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म पेशेंट की दिक्कतें बढ़ रही हैं। एंड इसको हम कंपेयर कर सकते हैं नाट्रम सल्फ से फॉर ईस्ट लाइक वॉमिटिंग, कैलकेरिया कार्ब से और सीपिया से भी कंपेयर कर सकते हैं। फॉलोज वेल आफ्टर सीपिया, सीपिया के बाद फॉलो अच्छा करती है इन बियरिंग डाउन, ये जो बियरिंग डाउन सेंसेशन है ना इसमें, ठीक, क्योंकि ये हमें बियरिंग डाउन सेंसेशन जो है ये हमें सीपिया में भी देखने को मिलती है। तो अभी हम इसका नोट से देख लेते हैं। देखिए इसका हम फीमेल देख रहे हैं, बियरिंग डाउन एज इफ एवरीथिंग वुड कम आउट। तो मैंने आपको बताया था ना कि इसमें बियरिंग डाउन सेंसेशन है, तो इसमें ऐसी बियरिंग डाउन सेंसेशन रहती है कि जो भी इसका जैसे अंदर से कुछ बाहर आ रहा है, ठीक है। एग्रवेशन मतलब पेशेंट को दिक्कत बढ़ जाती है बैठने से और आराम मिलता है चलने से। नाउ मेंसेस देख लेते हैं, लेट आते हैं, स्कैंटी आते हैं और कैसे आते हैं, लाइक वॉशिंग ऑफ मीट, जैसे आप मीट को वॉश करते हो ना वैसे आते हैं। डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस ड्यूरिंग एन एम्ब्रेस, तो एम्ब्रेसिंग के टाइम पर म्यूकस का डिस्चार्ज रहता है पेशेंट में। स्टेरिलिटी ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंस्टर वेजिनली, देखिए अब क्या होता है कि इसका जो स्पिंस्टर वेजिने है वो रिलैक्स रहता है, ठीक है। अब जब वो रिलैक्स रहेगा तो सेमिनल फ्लूइड क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक, अंदर नहीं जा पाएगा और सारा सेमिनल फ्लूइड बाहर आ जाता है। स्पिंस्टर वेजिने रिलैक्स रहते हैं जिसकी वजह से स्टेरिलिटी रहती है, मीन्स इसकी फर्टिलिटी ही चली जाती है, ठीक। तो ये देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा गया कि इनफर्टिलिटी के लिए सबसे टॉप मोस्ट बढ़िया मेडिसिन कौन सी होती है, तो वो नैट्रम कार्ब है। इसमें स्टेरिलिटी देखिए, इसमें फर्टिलिटी डिक्रीज तो नहीं हुई पर डायरेक्ट स्टेरिलिटी की कंडीशन, तो ये जो है ये फीमेल में जिनकी मतलब इनफर्टिलिटी के लिए दी जाती है। देखिए स्टेरिलिटी तक पहुंच गई है। तो ये वाइवा का क्वेश्चन है कि इनफर्टिलिटी के लिए टॉप मोस्ट मेडिसिन कौन सी दी जाती है, दैट इज नेट्रम कार्ब, और भी हैं बट ये नंबर 1 पर है। नाउ नेक्स्ट है अवर्जन टू मिल्क कॉजेज डायरिया, मिल्क पसंद नहीं है पेशेंट को बिकॉज वो डायरिया कर देता है। ग्रेट एबिलिटी मतलब वीकनेस रहती है किससे, हीट ऑफ समर से। सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।